बिहार पुलिस परीक्षा 27 जुलाई 2025 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर हमसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसका भी 27 तारीख को एग्जाम है, इस पूरा पेपर को आपसे सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर लिया गया है। जिस प्रकार से 16 तारीख, 20 तारीख और आपका 23 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन है। तो आपसे पूरा सेट को लगाइएगा और जिसका 30 तारीख को और 3 तारीख को है वो भी इसे पूरा कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट लाइक करके शेयर कर लेंगे। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसको सूचना देना आवश्यक है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा और लास्ट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ईमानदारी पूर्वक आप स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि पेपर हॉल में बैठे हैं और पेपर आप सभी दे रहे हैं, तो कितना स्कोर कर पाइएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, याद रखिएगा 14 दिन। देखिए, राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। इसका कार्य शक्ति अनुच्छेद 53 में किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, अगर संविधान का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति ही 3 आपातकाल लगाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राजकीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत जो है कि ये आपका क्या लगाता है, वित्तीय आपातकाल लगाता है। तो इतना सा आप राष्ट्रपति के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया था कल ही 23 तारीख को कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, 35 वर्ष है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और ये सभी हम आपको कई बार बताए हुए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना आवश्यक है। देखिए, जो हम आपको सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका भी एग्जाम है, प्रॉपर आप इस सेट को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 23 तारीख वाला का जो देखिएगा, जो आपको 23 और 24 तारीख को हम सेट प्रोवाइड किए थे, वहां से हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपको बताए थे कि जो सेट हम आपको दे रहे काफी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित पूछा जाएगा। तो आप सभी इस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिए और जितना प्रश्न है उसको याद जरूर कीजिए। जो चीज हम आपको दे रहे हैं उसको आप सभी एग्जॉर्ब कीजिए, उसको पचाइए, आप सभी प्रश्न बना के आइएगा पेपर में। और करीब करीब क्लास से प्रश्न आपका आया हुआ है। तो ये कितने वर्ष, 10 वर्ष याद रखिएगा आप सभी। 10 वर्ष कम से कम एडवोकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर 5 वर्ष तक अगर किसी भी उच्च न्यायालय में अगर वो न्यायाधीश है तो वो कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। बात समझिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। देखिए, नागरिकता की बात किया जाए तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 5 से लेके आपका 11 तक नागरिकता है। ठीक है, क्या है, नागरिकता है। और ये कौन निर्धारित करता है, संसद करता है। याद रखिएगा आप सभी। चुनाव आयोग करता है नहीं, राष्ट्रपति नहीं करता, संसद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो क्या चीज का अनुमति प्रदान करता है बता सकते हैं, ऑप्शन को पढ़िए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है कि अनुमति प्रदान करता है। तो डी राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं ताकि आपका रिजल्ट हो जाए और आप बिहार पुलिस किसी भी तरह से बन जाए। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य है। जितना मेहनत हो रहा है उतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेन पर्पस है कि कम से कम आपका एक नौकरी होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि अभी का समय बड़ी खतरनाक हो चुका है, कंपटीशन का दौर हो चुका है। तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए आप सभी। संविधान के भाग और उसके विषय में मिलान कीजिए। देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बच्चा कंफ्यूजन कर जा रहा है। इसमें 2 का आंसर पता है, 2 का आंसर पता नहीं है, तो इसको मिलान करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये तो आपको पता होगा कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 कई बार बताए हैं। भाग 8 में क्या है, तो ये भी आपको पता है कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, ये आपको पता है। उसके बाद देख लीजिएगा, भाग 17 में क्या है, आपात उपबंध है, नहीं, गलत। भाग 17 में राज्य भाषा है और भाग 18 में आपका आपात उपबंध है। तो बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी। तो इसी प्रकार से आपको मिलाना है। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। देखिए जो भी आपको दे रहे हैं इसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है आपके पेपर में, तो हो सकता है कि पेपर में हूबहू प्रश्न आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 251, याद रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 251 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि राष्ट्रपति के पद निम्नलिखित में से कौन सा अर्हताएं शामिल नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या शामिल होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कम से कम 100 अनुमोदक होना चाहिए, नहीं गलत है। देखिए प्रस्तावक 50 होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति पद के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 35 वर्ष आपका उम्र हो गया तो आप जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपका होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डी नंबर। अगला है संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुई थी। देखिए जब 1946 में आपका संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो इस समय कांग्रेस को 208 सीट मिला था। उसके बाद जो है कि मुस्लिम लीग को आपका 73 सीट मिला था। किसको, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला हुआ था। और अन्य की बात किया जाए जो आपका अन्य था, अन्य को 15 सीट मिला था। अन्य को कितना सीट, 15। तो 73 मुस्लिम लीग, अन्य 15 हो जाएगा और कांग्रेस को कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 208। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासकों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि यहां पर नगर पालिका की बात किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर पालिका से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। देखिए अनुसूची जो आप सभी देखते हैं, अनुसूची 12 जो है इसमें क्या है, इसमें आपका नगर पालिका है और अनुसूची 11 में आपका पंचायती राज का बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए अधिनियम की बात किया जाए तो अधिनियम 1992 का था, बट इसको लागू करने की बात किया जाए तो ये 1994 हो जाएगा। देखिए 1993 आपका जो है पंचायती राज और 94 में आपका नगर पालिका हो जाएगा। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको कहीं कहीं बुक में 93 भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए क्या दिया है कि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्य का अवकाश होता है, नहीं गलत है। 2/3 नहीं 1/3 होता है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। कितना होता है, 1/3। छोटा छोटा पॉइंट पे ध्यान देना होगा तब जाके प्रश्न आपका बनेगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, नहीं प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेता। बात समझे सभी। तो यहां अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जबकि लोकसभा का जो नेता चुनाव होता है वहां प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। बात समझे आप सभी। तो ये दोनों कथन तो आपका गलत है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन इसका सही है, तो देखिए कथन नंबर 1 और कथन नंबर 4 इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि यहां देखिएगा छोटा छोटा पॉइंट दिया हुआ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को नहीं समझिएगा तो प्रश्न आपका गलती हो गया। बात समझे आप सभी, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पुराणों की संख्या कितना है, कुल 18 पुराण है। कितना, 18 पुराण है, जिसमें कि 5 ऐसा पुराण है जिसमें कि कह सकते हैं कि राजाओं का वंशावली का वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन पुराण की यहां पर बात किया जाए तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। देखिए इंडिका की बात किया गया है तो ये पता है कि किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, विशाखदत्त, और ये कई बार आपको बताए थे और 23 तारीख को पटना में पूछा गया था प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। याद रखिएगा आप सभी। 7 कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि कह सकते दार्शनिक, सुनिएगा, दार्शनिक, अहीर, सैनिक, किसान, कारीगर जिसे शिल्पी कहा जाता है, निरीक्षक, और उसके बाद था एक सभादास। याद रखिएगा क्या था, सभादास। और इसमें सबसे अधिक संख्या की बात किया जाए तो किसान का था। दार्शनिक, अहीर, सैनिक, किसान, कारीगर, निरीक्षक।
और उसके बाद सभागार, कुल 7 था। उसके बाद अगला है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो देखिए, सम्राट के बाद प्रधान काजी होता था, याद रखिएगा आप सभी, सम्राट के बाद। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्न में से कौन भारतीय नेता खिलाफत आंदोलन का समर्थक नहीं था? देखिए, खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919 में होता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसका समर्थक नहीं था, मदन मोहन मालवीय नहीं था, जबकि आपका जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, ये सभी शामिल था, यानी कि समर्थक था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किया गया था? तो ये आपका बीजे तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कब? 1880 में किया गया था। डेट को याद रखिएगा। देखिए, दयानंद सरस्वती ने ही वैदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में 17 देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खिलाफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन में राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कह सकते हैं कि घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा, उसके बाद सैनिक की हुलिया बदलने की प्रथा सब चलाया था। अगला है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा फ्रेंड, जितने भी जुड़े हुए हैं। ये आपका शुद्ध पिटक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेली थे? देखिए, यहाँ वंश दिया हुआ है, संस्थापक दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरीद शाही, और इसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद। ये आपका सही है, बाकी बस सब आपका कथन गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए, अगर बहमनी साम्राज्य की बात किया जाए तो इसके संस्थापक थे आपका हसन गंगू, याद रखिएगा आप सभी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी, 1347 में हसन गंगू ने इसकी स्थापना किया था। इसको आप याद रख सकते हैं, हसन गंगू ने इसकी स्थापना किया था बहमनी साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाल से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाने वाला पत्रिका कौन सी थी? तो इस पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इससे बचने के लिए जो बंगाल में कह सकते कि जो आपका समाचार पत्र आता था, उस समाचार पत्र को अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया गया था और जारी करने के लिए बोल रहा था। तो ये आपका अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा, जिसके लेखक कौन थे? संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो सभी को आंसर पता होगा, फटाफट आंसर कीजिए आप सभी। तो 28 फरवरी को हुआ था। 28 तो यहाँ सभी दिया हुआ है, ठीक है, यहीं गलती हो गए आप, अगर डेट पता नहीं है तो। 3 फरवरी आपका 1928 हो जाएगा। विरोध किसने किया था? भारतीयों ने किया था। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु होता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 20 अक्टूबर को, याद रखिएगा आप सभी, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, घूमर का एक ट्रिक बताए थे कि घूमने कहाँ चलना है? राजस्थान चलना है, तो यह राजस्थान का है। थारो गुजरात, मारो राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान का हो जाएगा। इसके अलावा पनिहारी भी राजस्थान का ही है। उसके बाद नेजा जो है, नेजा कीजिएगा इसको, नेजा जो है ये भी आपका राजस्थान का है। महाराष्ट्र का याद रखिएगा आप सभी, लावनी हो जाएगा, नखत हो जाएगा, कोली हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र का है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा आप सभी, पंडवानी हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, डगला हो जाएगा, ठीक है, ये सभी छत्तीसगढ़ का, पंडवानी, कर्मा, डगला। और उसके बाद गुजरात का आपको क्या बताएं? गुजरात में याद रखिएगा गरबा डांडिया हो गया, ये सभी आपका गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? वृक्ष खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी, याद रखिएगा, वृक्ष खेल से। अगला है अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, पर यहाँ डेट के साथ याद रखिएगा आप सभी, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में किया जाता है और इसमें अभी सदस्य देशों की संख्या लगभग 56 है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चौड़ी जल संधि है। देखिए चौड़ी की अगर बात किया जाए तो एक ही चीज दिमाग में याद रखना है, डेविस याद रखिएगा, ये सबसे चौड़ी है। और सबसे विशाल जल संधि की बात किया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका टाटर जो है ये सबसे विशाल है। और टिटिकाका की बात किया जाए तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है जो दक्षिण अमेरिका में है ये। और खोन जो है, खोन जलप्रपात है ये, जो कि सबसे चौड़ा जलप्रपात है और लाओस में स्थित है खोन जलप्रपात, सबसे चौड़ा है। चलिए अगला है कि मिस्र देश की संसद को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, तो इसे पीपुल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, पीपुल असेंबली कहते हैं मिस्र देश की संसद को। अच्छा बात किया जाए कि फ्रांस की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली जो है ये फ्रांस की संसद का नाम है। कहाँ का, फ्रांस के संसद का नाम है। अच्छा पार्लियामेंट जो है ये कहाँ का है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन का हो जाएगा पार्लियामेंट, ब्रिटेन का हो जाएगा पार्लियामेंट। और उसके बाद जो है कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो हो जाएगा ये आपका कहाँ का है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस आपका चीन का संसद का नाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपुल असेंबली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में कौन सा अपघटक जीव कहलाते हैं। तो देखिए जीव की अगर बात किया जाए तो कवक, जीवाणु, गोलिक, कृमि, ये सभी आपका जीव अपघटक हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, जो कह सकते हैं गला पचा के खा पी के मिट्टी में मिला दे। अगला है कि साइलेंट वैली परियोजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका परियोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है, केरल में है ये शांत घाटी में स्थित है। और शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है 1894 में, इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था शांत वैली को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था, इसको VBI करके याद रखिएगा, मोस्ट VBI करके याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका 2003 में स्थापित किया गया था। और अधिनियम कौन सा था, अधिनियम 2002 का अधिनियम था। उसके बाद है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पद आपको बताना है, तो पद में ये 15वां हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। और इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसी दिन झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा से 23 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा आप सभी बिरसा मुंडा के बारे में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजाति गौरव दिवस जो मनाया जाता है ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो ये बिरसा मुंडा ही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, तो देखिए चुलिया है, पुनासा है और मैनाल है, ये सभी है, जबकि पैकारा नहीं है। पैकारा तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है, तो देखिए कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। यहीं से आपका 23 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदा देवी कहाँ पे है, तो आपसे को पढ़ाए थे कि नंदा देवी उत्तराखंड में है, बताए थे ना। काराकोरम लद्दाख में है। उसी प्रकार से यहाँ कंचनजंगा, तो ये आपका हिमाद्री श्रेणी में आता है। याद रखिएगा आप सभी, हिमाद्री श्रेणी में आता है, या इसे हम सिर्फ बृहद हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। जो ट्रांस हिमालय के बाद आपका आता है बृहद हिमालय, उसके बाद लघु, तब शिवालिक, ठीक है। तो इसे हम सभी आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं बृहद हिमालय को, और बाह्य हिमालय किसे कहा जाता है, शिवालिक को। दिए गए विकल्पों में से राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरती। देखिए भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से पहला आपका यूपी हो जाएगा, उसके बाद आपका MP हो जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो कुल 5 राज्यों से 1 2 3 4 5, तो यहाँ झारखंड से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा बनती है। राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य, सिक्किम हो जाएगा, नीचे से आपका पश्चिम बंगाल असम हो जाएगा, और आपका पूर्व से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि एंजिल जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा वेनेजुएला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडुमरी मध्य जोड़ता है, तो ये आपका बेरिंग जलडुमरी मध्य ही जोड़ता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, बेरिंग जलडुमरी मध्य। यहाँ पर जो डोबर जलडुमरी मध्य देख रहे हैं ये किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है डोबर। और वहीं पाक जलडुमरी मध्य की बात किया जाए तो ये अरब खाड़ी को और बंगाल खाड़ी को जोड़ता है। माली किसकी राजधानी है, बोमाको की राजधानी है माली। ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड आप सभी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है, यहां देखिए नहीं पूछा गया है। कोलेरू, यह आपका
पश्चिमी घाट पे नहीं है, ये आपका पूर्वी घाट पे है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है? पूर्वी घाट पे है। जबकि आपका न्हावा शेवा, कांडाला और मम्मरगांव ये सभी आपका पश्चिमी घाट पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। अगला है कि फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो लोहा का लैटिन नाम है फेरम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? देखिए जल प्रदूषक नहीं की बात पूछा गया है। देखिए जो हिमनद देख रहे हैं ये आपका जल प्रदूषक नहीं है, जबकि गाद हो गया, क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक, ये सभी जल प्रदूषक है। आर्सेनिक काफ़ी खतरनाक होता है जल प्रदूषक में। अगला है कि बिहार में पानी की किस रसायन की सांद्रता अधिक है? तो अभी बताएं कि पानी में ज़्यादातर जो रहता है वो आपका आर्सेनिक मिल रहा है अभी बिहार के समय में, ठीक है। तो आर्सेनिक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा और इसका सेवन करने के बाद जो है कि काफ़ी खतरनाक बीमारी हो जाएगा आपको। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो 2 और इसका 3 सही हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका जो हो जाएगा एक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है ये सभी। अगला है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। टैट्रिक अम्ल इमली में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं हम सभी साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में? साबुन के निर्माण में। और इसका सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। तो याद रखना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। तो यूरिया को जो तैयार किया जाता है अमोनिया और किसके साथ मिला के अभिक्रिया करके तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। याद रखिएगा आप सभी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं प्रयोग। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अगला है नाभिकीय विखंडन निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती? देखिए नाभिकीय विखंडन से आपका अवरक्त किरणें नहीं निकलती हैं, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। जबकि अल्फा, बीटा और गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक इसका होता है रेडियो तरंग का होता है। और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? देखिए प्रोटीन की कमी के कारण धीमी वृद्धि होगा, याद रखिएगा आप सभी। धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं? मांस मछली खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। अगला है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? अगर नागफनी के पौधे की बात किया जाए तो इसका प्रकाश संश्लेषण तने से होता है। किससे? तने से होता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि अन्य पौधे को देखिएगा तो वो पत्ती से करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 6 देखिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि आनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भागों से लिया जाता है? तो यहाँ पर व्यक्ति के भागों की यहाँ पर बात किया गया है। जीन को तो ये कोशिका से लिया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ से लिया जाता है? कोशिका से लिया जाता है। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का ल्यूबेन हुक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए अगर तापमान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी इसका बढ़ेगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड कि नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो एक नौसादर है और एक नमक है, दोनों मिला हुआ है। तो इसको अगर हमको अलग करना है तो हमसे किस विधि से कर सकते हैं? ऊर्ध्वापातन विधि से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, ऊर्ध्वापातन। अच्छा ऊर्ध्वापातन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो पता है आप सभी को, सबसे अच्छा उदाहरण कपूर। अगला है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है? डायरेक्ट ठोस गैस में बदल जाता है, उच्च हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इनमें से कौन सा एक समिति है जिसका संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये आपका वाई.बी. रेड्डी समिति हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी समिति? वाई.बी. रेड्डी समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये परिवर्तन में सुधार करने के लिए 1958 में गठित किया गया था, याद रखिएगा आप सभी।
1958 में, सॉरी 98 में, 98। अगला है कि किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो देखिए ये योजना शुरू किया गया था आपका 2013-14 में। कब? 2013-14 में। अगला है कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो ये आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाई गई है, याद रखिएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझिए कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। डायरेक्ट याद रखिए आप सभी प्रश्न को। अगला है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन सा है? तो देखिए कर होता है दो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष आपका आयकर होगा, जबकि ये सभी अप्रत्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी? जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? कंडाला में, याद रखिएगा आप सभी। कब किया गया या कब शुरू हुआ था? 1965 में शुरू किया गया था, कंडाला गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद देखिए यहाँ से मैथमेटिक का सवाल है, इसका आंसर बताते हैं, आपसे जरूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका बी इसका राइट आंसर होगा, 2.50 हो जाएगा रुपया। उसके बाद देख लीजिएगा इसका आपका जो हो जाएगा सी राइट आंसर होगा, 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद नो का देख लीजिएगा आप सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48 घंटा हो जाएगा। ठीक है, बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। उसके बाद इसका आंसर मिला लीजिएगा आप सभी, इसका सी हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट को हमसे यहीं कंप्लीट करते हैं। जाते जाते सभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आया है ना फ्रेंड, तो आपसे इसको शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत किए हुए हैं। तो लाइक करके शेयर इसे ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।